आज जब हम 21वीं सदी के मध्य में प्रवेश कर चुके हैं तो मानव विकास का स्वरूप हमें तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के क्षेत्र में निरंतर हम प्रगति देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर असमानता, बेरोजगारी और तकनीकी असंतुलन जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी नजर आ रही हैं। लेकिन ये सभी बातें हमें दिखाई देती हैं एचडीआई रिपोर्ट 2025 में भी। उसके साथ साथ एक उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है, एक आशा की किरण भी दिखाई देती है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कैसे, इस बात को जानने के लिए हमें देखना होगा एचडीआई रिपोर्ट 2025 की प्रमुख बातों को। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एचडीआई रिपोर्ट 2025 की, जिसमें एचडीआई रैंक क्या है भारत की, ये तो हम जानेंगे ही। साथ साथ भारत के लिए उम्मीद की किरण के रूप में उभर के जो क्षेत्र आया है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र, उसके विषय में इस रिपोर्ट में क्या बातें हैं उसको भी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे एचडीआई रिपोर्ट की। तो एचडीआई रिपोर्ट 2025 को जारी कर दिया गया है और इसमें अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है, चूंकि ये रिपोर्ट 2025 की है, लेकिन इसमें जो रैंकिंग है वो 2023 की दर्शाई गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो 2024 में रिपोर्ट आई थी तो उसमें 2022 की रैंकिंग थी। तो इसमें जो 2023 की रैंकिंग है अर्थात 2025 की रिपोर्ट में, उसमें भारत की प्रगति देखी गई है। भारत ने 3 स्थान इसमें आगे बढ़ता है, जो कि 133वें स्थान पर था, भारत 130वें स्थान पर आ गया है। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें एआई की, तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होगी तो ये सिर्फ अब एक तकनीक ही नहीं रह गई है, बल्कि ये हमारे विकास का एक अगला अध्याय साबित हो रहा है। क्योंकि इस क्षेत्र में भारत, जो कभी तकनीकी की दौड़ में पीछे गिना जाता था, आज वो एआई स्किल्स में दुनिया का सबसे अग्रणी देश बन बैठा है। वो कैसे, इस रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से उजागर किया गया है। तो बात करते हैं एचडीआई रिपोर्ट 2025 की। देखिए, ये यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट, आप जानते हैं। तो 2025 का जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एसडीआर जो है वो जारी किया गया है। अब इसमें क्या है, भारत ने 3 स्थानों की छलांग लगाकर 193 देशों में 130वां स्थान हासिल किया है, जैसा कि आपको बताया गया है। इसी की वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब देखिए, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो रैंकिंग आपने देखा कि 130 स्थान भारत का है, 130वां स्थान भारत का है। अब इसमें एसडीआई रिपोर्ट 2025 की अगर बात करें तो सबसे पहले तो एचडीआई की बात कर ले, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एचडीआई के अंदर क्या होता है, तो उसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच और आय या जीवन का स्तर कैसा है, इन बातों के आधार पर ही जो संकेतक होते हैं उसके आधार पर ये इसको इन संकेतकों के आधार पर ये आकलन किया जाता है कि किसी भी देश में वहां की जीवन की गुणवत्ता का स्तर क्या है और इन चीजों में कितना परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो वहां की जीवन प्रत्याशा हो, वहां के शिक्षा की का लेवल हो, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच हो, या आय का स्तर हो। इसके संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़ों को जुटाया जाता है। अब इसमें प्रमुख योगदान के तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के दोनों जगह के एक एक अर्थशास्त्री का योगदान रहा है। भारत की तरफ से अमर्त्य सेन का और पाकिस्तान की तरफ से महबूब उल हक का योगदान रहा है। देखिए, एसडीआई 2023 रैंकिंग की अगर बात करें, जो 2025 रिपोर्ट में कहा गया है, तो 133 से सुधरकर 130वें स्थान पर भारत आया है। ये सुधार जरूर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी भारत जो है, उसकी अगर कैटेगरी देखें कि श्रेणी में भारत है, तो अभी भी भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत ही भारत की स्थिति बनी हुई है। मध्यम मानव विकास श्रेणी का मतलब कि 7 से अभी उसका जो पॉइंट है वो कम ही है, 0.685 है। हालांकि पिछली बार की तुलना में अगर देखेंगे 0.676 से ये थोड़ा सुधार जरूर दर्शाता है, लेकिन अभी भी भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत ही बना हुआ है। अब 2025 की मानव विकास रिपोर्ट की जो सबसे खास बात है उसके ऊपर अब प्रकाश डालते हैं। तो दरअसल इसकी थीम की बात करें तो ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, ये थीम, ये इसका शीर्षक था। इसके अंतर्गत यहां पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि एआई की चर्चा की गई है, और एआई की जब बात आती है तो भारत यहां पर एक लंबी सांस ले सकता है, एक सुकून भरी सांस ले सकता है, क्योंकि भारत ने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण अंशदान पूरे वैश्विक पटल पर छोड़ा है। कैसे छोड़ा है, तो इस रिपोर्ट का मुख्य विषय, उसमें आप देखें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है मानव विकास का एक नया आधार बन रही है, और इस दिशा में भारत की जो स्थिति है वो बेहतर है। कैसे है, तो एआई सीखने में भारत सबसे आगे है। एआई स्किल पैट की अगर बात करें, एआई स्किल पेनिट्रेशन की बात करें, तो भारत पूरे विश्व में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोग खुद को एआई में कुशल मानते हैं, स्किल्ड मानते हैं, और यह दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है। अर्थात एआई स्किल पेनिट्रेशन रैंकिंग की अगर बात करें तो भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। और भारत की प्रतिभा, अर्थात जो टैलेंट रिटेंशन है, देश में रुकने वाले लोगों की अगर संख्या की बात करें,
तो जो लोग अगर 2019 के आंकड़े को आप देखेंगे तो 2019 में लगभग सभी लोग जो होते थे, जो रिसर्चर्स होते थे, वो बाहर चले जाते थे। अब लगभग 20% लोग जो रिसर्चर्स हैं वो यहां पर ही ठहरते हैं, यानी कि टैलेंट रिटेंशन की जो रेट है वो उसमें भी सुधार देखा जा रहा है। तो ये भारत के लिहाज से एक बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि मुख्य क्षेत्रों में भारत की प्रगति हुई है, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत की प्रगति हुई है तभी इसकी रैंक सुधरी है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो दोनों को देखेंगे। सबसे पहले प्रगति की बात करते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य में अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत में जो औसत आयु थी 1990 का आंकड़ा अगर देखें तो 58.6 वर्ष थी भारत में जो औसत आयु थी, वो बढ़कर अब 2023 में जो रैंकिंग है, 2023 की रैंकिंग मतलब 2025 की रिपोर्ट, ये बात में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 2023 की रैंकिंग में अब ये औसत आयु बढ़कर 58.6 वर्ष से हो गई है 72 वर्ष, यानी कि इसमें सुधार काफी देखा गया है। स्वास्थ्य में हम इसको सुधार के तौर पर देखेंगे, यानी लोगों के जीने की जो एक औसत आयु थी उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है। अब एचडीआई के आरंभ से अब तक की ये सबसे अधिक वृद्धि भी है। अब देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात कर ले, चाहे आयुष्मान भारत की बात कर ले, या जननी सुरक्षा या पोषण अभियान, ये विभिन्न जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाए गए जो अभियान है उसका इसमें योगदान महत्वपूर्ण है। उसकी वजह से ये प्रगति देखने को मिली। चाहे आयुष्मान में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा हो, जननी सुरक्षा में गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को एक संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती हो, उनका इसमें योगदान प्रमुख रूप से माना जाना चाहिए। वहीं अगर एजुकेशन की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, तो बच्चों के स्कूल में रहने की जो औसत अवधि है, अर्थात वो 8.2 वर्ष थी 1990 में, वो बढ़कर अब 13 वर्ष हो गई है 2023 में। इसका मतलब कि 2023 की रैंकिंग की बात हो रही है 2025 की रिपोर्ट में, इसमें भी सुधार देखा जा रहा है, शिक्षा में भी। इसके लिए भी जो विभिन्न पहले हैं उसका योगदान अहम है, चाहे आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर ले, नई शिक्षा नीति की बात कर ले, जो कि एक समग्र लचीली शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आप किसी भी लेवल पर प्रवेश करते हैं, किसी भी लेवल पर बाहर आते हैं, आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं होती है। एक आपका एकेडमिक क्रेडिट बनता है, पूरा एकेडमिक क्रेडिट आप बैंक बनता है। इसके अलावा आपको अगर बीच में भी आपकी पढ़ाई छूटती है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपकी पढ़ाई छूटती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको आपने देखा ही होगा कि इसमें अलग अलग प्रोविजन किए गए हैं, सर्टिफिकेट आपको, डिप्लोमा या आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है। तो एक लचीलापन इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। इसके अलावा जो इसका प्रमुख लक्ष्य ही है कि जो प्राइमरी लेवल है उसमें नामांकन दर को 100% किया जाए, तो इसकी वजह से भी इसमें सुधार देखने को मिला है। साथ ही साथ आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका योगदान, समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनकी वजह से ये सुधार एजुकेशन के फील्ड में हमको देखने को मिला है। इनकम की बात कर ले, आय की बात कर ले, तो जब आय की बात आती है तो आप देखेंगे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई पर कैपिटा अगर बात करें 1990 में, यहां आप देखिए 2167.22 डॉलर था, और अब बढ़कर 2023 में ये हो गया है 9046.76 डॉलर। इसका मतलब कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। 2015-16 से 2019-21 के बीच में आप देखेंगे तो ये कहा गया कि 135 मिलियन लोग बहुआयामी जो गरीबी थी उससे बाहर निकले थे। तो हम कह सकते हैं कि यहां भी स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो स्थितियां हैं ये जरूर हमको सुखद लग रही हैं, लेकिन जब हम भारत के संबंध में चुनौतियों पर नजर डालेंगे तो अभी भी कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर चुनौतियां बनी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें तो असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें अमीर और गरीब के बीच में जो आय का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। इस अंतर को पाटना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यानी कि प्रति व्यक्ति जीएनआई अगर रैंक की बात करेंगे तो उसमें उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 7 स्थान अभी भी नीचे हैं। तो लैंगिक असमानता की अगर बात कर लें, दूसरे स्थान पर जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर लें, ये भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अगर लैंगिक असमानता की आप बात करेंगे तो यहां पर आप देखिए कि 102वें स्थान पर हैं। अगर लैंगिक असमानता में अगर आप देखें हमारा पोजीशन क्या है तो 102वें स्थान पर है, जो कि अभी भी इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो प्रजनन स्वास्थ्य है लोगों का, या राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना महिलाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, या हम कह सकते हैं कि कार्यबल में महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि महिलाओं के लिए जो 1/3 आरक्षण का बिल पास हुआ संसद से, उसके बाद एक उम्मीद की किरण देखी गई है कि इन चीजों में सुधार होगा। तो महिला श्रम भागीदारी की बात कर लें, पॉलिटिकल उनका इन्वॉल्वमेंट की बात कर ले, महिलाएं इसमें अभी भी काफी पीछे हैं। तो लैंगिक असमानता और आय की असमानता ये अभी एक चुनौती बनी हुई है भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो। लेकिन वैश्विक रुझान भी हमको देखने की जरूरत है।
वैश्विक स्तर पर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। क्या क्या है? तो देखिए, जब महामारी आई कोविड-19 की, जो एक वैश्विक संकट था, इसके बाद अगर आप देखें तो 2024 में एचडीआई में वृद्धि 1990 के बाद सबसे धीमा रहा। 2020-21 को छोड़ दें, उसमें तो एक तरह से पूरी ही तरह से व्यवस्था ठप रही। अब एचडीआई में स्थिरता की कंडीशन बनी रही। 2024 में मानव विकास की गति आप देखेंगे तो वहां तक बिल्कुल रुकी रही। अब ऐसे में पूरे विश्व के सामने एचडीआई को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित थे, या एसडीजी गोल्स को पाने के लिए जो 2030 के लक्ष्य निर्धारित थे, उसमें बाधा बनी हुई है। तो ऐसी दशा में 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्यों को पाने का जो हमारा टारगेट है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा हो रही है। वैश्विक असमानता, चूंकि भारत में ही असमानता नहीं है, वैश्विक रूप से भी आप देखेंगे तो असमानता जो बढ़ रही है, विशेष तौर पर अगर निम्न आय और उच्च आय वाले, निम्न और उच्च एचडीआई वाले देशों के बीच में आप देखेंगे तो दोनों के बीच में जो वेरिएशन है वो बढ़ना एक चिंता की बात है। लगातार चौथा साल ऐसा है कि निम्न और उच्च एचडीआई वाले देशों के बीच का जो अंतर है, जो मार्जिन है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वैश्विक स्तर पर भी एक चुनौती की स्थिति बनी हुई है। अब विकास पर बाहरी दबाव भी है, चाहे वो आर्थिक संकट के रूप में आप देख लें, पर्यावरणीय संकट के रूप में देख लें, चाहे आप भू राजनीतिक तनाव के बीच में देख लें। अभी आप देखें तो चाहे ट्रेड वार की कंडीशन बनी हुई है, या जगह जगह पर जो देशों के बीच में जो तनाव चल रहे हैं, जो भू रणनीतिक स्थितियों को लेकर चल रहे हैं, इसकी वजह से या पर्यावरणीय संकट आ जाते हैं, कभी जंगल की आग आ जाती है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी इस तरह के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, या अन्य जो आपदाएं आती हैं, तो इसकी वजह से जो विकास है उस पर कहीं ना कहीं बाहरी दबाव भी बना हुआ है। अब निम्न एचडीआई वाले जो देश हैं, उन पर अगर देखेंगे तो उनको तो तिहरी मार झेलनी पड़ रही है। किन किन चीजों की मार झेलनी पड़ रही? एक तो जो ट्रेड वार की वजह से जो संकट बढ़ा है, बढ़ते व्यापारिक तनाव जो है, ट्रेड टेंशंस जो बढ़ी हैं, ये एक उनके सामने चुनौती तो है ही, साथ ही साथ उनके ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ बेरोजगारी और औद्योगिकीकरण का जो विकास नहीं हो पाया है, यानी वहां पर रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, ये तीनों कंडीशन ऐसी है जो कि इन तीनों ही मार को झेल रहे हैं निम्न एचडीआई वाले देश। तो वहां अगर हम ट्रेड टेंशंस को कम करते हैं, कर्ज के बोझ के लिए उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, और कुछ ऐसे औद्योगिक संतुलन की स्थिति पैदा हो कि ऐसे देशों में भी जिनकी एचडीआई जो हम कह सकते हैं जो उनका मान है कम है, वहां पर भी औद्योगिकीकरण की गति तेज हो ताकि रोजगार सृजन हो सके, तो उनको इन चीजों से निजात मिल सकती है। अब बात करेंगे यूएनडीपी की। यूएनडीपी जो इसको जारी करता है, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो कि वैश्विक विकास, गरीबी उन्मूलन और मानव विकास पर कार्य करता है। उसका काम ही यह है कि पूरे विश्व में मानव विकास को ध्यान में रखे, गरीबी को दूर करने का प्रयास करे, और यही एचडीआई रैंक को जारी करता है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर देशों की प्रगति का मापन करता है। तो उसके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट में ये आंकड़े दिखाए जाते हैं। फिलहाल भारत के लिए एक संतोषजनक स्थिति यह है कि पिछली जो रिपोर्ट थी उसकी तुलना में भारत ने 3 स्थान का छलांग लगाया है। अभ्यास प्रश्न की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि सामान्य अध्ययन का जो फाउंडेशन कोर्स का बैच है, प्रीलिम्स मेंस दोनों का, हिंदी माध्यम लखनऊ शाखा की बात करें 5 मई, प्रयागराज 27 मई, इसके अलावा नोएडा, जयपुर, इंदौर और करोल बाग में एडमिशन प्रारंभ है। 87501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप और विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अंत में आते हैं आपकी जिम्मेदारी पर, और आपके जिम्मे सौंपते हैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। ये प्रश्न क्या प्रश्न है? तो भारत की एआई स्किल्स पैट यानी एआई स्किल पेनिट्रेशन के मामले में वैश्विक रैंक क्या है? विकल्प आपके सामने हैं, तीसरी, पहली, पांचवी या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।